नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आरजे इन्फॉर्मेटिव में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कलेक्टर से लेकर प्यून तक किसी भी सरकारी पद के वेतन की गणना कैसे की जाती है। यदि आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो वीडियो के अंत तक आप भी किसी भी सरकारी पद, चाहे वह रेलवे, पुलिस विभाग, सिविल सर्विसेज, केंद्रीय कर्मचारी हो या राज्य कर्मचारी, किसी भी प्रकार के कर्मचारी के वेतन की गणना खुद से करना सीख जाएंगे। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जॉब के नोटिफिकेशन को देखकर ही आप उसकी सैलरी निकाल सकते हैं या किसी का ज्वाइनिंग लेटर देखकर भी उसकी सैलरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये दो इमेज मैंने उत्तराखंड पीएससी और छत्तीसगढ़ पीएससी से ली है। इसमें आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन में सैलरी स्ट्रक्चर कैसे दिया जाता है। नीचे सैलरी का फॉर्मूला देख सकते हैं। सैलरी मुख्य रूप से 8 कंपोनेंट से मिलकर बनती है। बेसिक पे, डीए, एचआरए, ओए, एनपीएस या जीपीएफ, जीआईएस और पीटी। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने के लिए हमें इन 8 कंपोनेंट को समझना होगा। मैं इन्हें शॉर्ट में एक लाइन में बता देता हूँ, उसके बाद किसी भी एक पद की सैलरी कैलकुलेट कर आपको बताऊंगा। 7वें वेतन आयोग के अनुसार बेसिक पे मतलब मूल वेतन का निर्धारण पे मैट्रिक्स टेबल के आधार पर किया जाता है। केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की अलग अलग पे मैट्रिक्स टेबल होती है, जिससे ही बेसिक पे निर्धारित होता है। यह मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट की पे मैट्रिक्स टेबल से लिया है। मान लो कोई व्यक्ति पे बैंड 5200 से 20200 मतलब 1800 ग्रेड पे लेवल 1 में ज्वाइन करता है तो उसका मूल वेतन 18,000 रुपये रहेगा, जैसा कि तालिका में दिखा हुआ है। इस 18,000 के साथ ही आपको बाकी के 7 कंपोनेंट क्लब करने होंगे। उसी तरह यदि मान लो कोई व्यक्ति पे बैंड 9,300 से 34,800 4800 ग्रेड पे लेवल 8 पर ज्वाइन करता है तो बेसिक पे 47,600 रहेगा। कुछ राज्यों जैसे मध्य प्रदेश में पहले वर्ष 70%, दूसरे वर्ष 80%, तीसरे वर्ष 90% एवं चौथे वर्ष 100% वेतन देने की नई व्यवस्था की है। वह इसी मूल वेतन को 70, 80 या 90% करके निकाला जा सकता है। या प्रति वर्ष वेतन वृद्धि कैसे होती है, कैसे इंक्रीमेंट लगते हैं, इसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है, या चैनल को सब्सक्राइब करके आप ये वीडियो बाद में भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड, डीए क्या होता है। डीए साल में 2 बार बढ़ता है या परिवर्तित होता है, इसको कह सकते हैं 1 जनवरी और 1 जुलाई को। और यह है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की दरों को ध्यान में रखकर ही परिवर्तित किया जाता है। वर्तमान में जो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता है 50% जो कि 1 जनवरी 2024 से निर्धारित किया गया है, एवं राज्य कर्मचारियों का राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होता है, जो कि वर्तमान में कुछ राज्यों में 50% तो कुछ राज्यों में 46% है। तीसरा हाउस रेंट अलाउंस होता है। मकान किराया भत्ता। मकान किराया भत्ता शहर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से स्थान पर रहते हैं, कहाँ पर आप रहकर आप जॉब कर रहे हैं, कहाँ पर आपकी पोस्टिंग है। यहाँ पर 3 प्रकार के, जो सेंट्रल ने 3 प्रकार को इसको कैटेगराइज किया है, एक्स सिटीज़, वाई सिटीज़ और जेड सिटीज़, जो कि जनसंख्या के हिसाब से रहता है। और इसमें आप अभी जब से 50% हो गया है आपका डीए महंगाई भत्ता, तब से सेंटर की 3 दरें हो गई हैं, 30%, 20%, 10%। उसी प्रकार जो राज्य हैं वो भी लगभग 4 पे ही देते हैं। 4 प्रकार की इनकी दरें होती हैं, 10%, 7%, 5%, 3%, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर रहती है। जो ग्रामीण क्षेत्र में है मतलब वह 3% और जो महानगर है वो 10%। इसके हिसाब से आपका शहरी क्षेत्र और जनपद ये आपका आ जाता है। और ये जो है आपको बेसिक का रहता है, बेसिक का परसेंटेज लगता है। आगे चलते हैं, प्रोफेशनल टैक्स मतलब पेशेवर कर जो होता है। प्रत्येक कर्मचारी का प्रोफेशनल टैक्स हर महीने लगभग 208 रुपये के हिसाब से साल भर में 25 रुपये काटा जाता है। जनरली इतना ही कटता है ये सभी स्टेट में। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, समूह बीमा योजना जो होता है जीआईएस, प्रत्येक समूह का जीआईएस हर महीने लगभग 200 या 400 रुपये के हिसाब से साल भर में 2400 या 5000 रुपये पात्रता के अनुसार काटा जाता है। छठा आएंगे अपन नेशनल पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय पेंशन स्कीम। अब ये जो नए कर्मचारी है, ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई है, उनका जो है एनपीएस का डिडक्शन होता है।
ठीक है। अब इसमें क्या है कि एनपीएस डिडक्शन होता है, तो एनपीएस जो डिडक्शन होता है बेसिक प्लस डीए का 10% के हिसाब से कटता है, और ऐसे कर्मचारी जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है उनका जीपीएफ कटता है, जनरल प्रोविडेंट फंड पर कटता है, जो सामान्य भविष्य निधि में जाता है उनकी, जिससे उनको पेंशन बाद में उस टाइम पे मिलती है, रिटायरमेंट के टाइम पे। तो जो जीपीएफ है वो बेसिक का 12% मिनिमम कटता है। उसके अलावा भी अगर आप एक्स्ट्रा कटवाना चाहें तो कटवा सकते हैं, हालांकि बेसिक का ये 12% कटता है। तो या तो व्यक्ति का एनपीएस कटेगा या फिर उसका जीपीएफ कटेगा। अदर अलाउंसेस में जाएंगे अपन तो और भी प्रकार के कई भत्ते हैं, ये सबका अलग अलग रहता है। पुलिस का अलग रहता है, रेलवे का अलग रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग रहता है, जैसे कि अलाउंस फॉर नाइट ड्यूटी, ओवर टाइम अलाउंस होता है, ओवर टाइम रेलवे वगैरह में, कंपेंसेशन केस ऑफ हॉलीडेज, स्पेशल अलाउंस टू रेलवे स्कूल टीचर के लिए रहता है, मेडिकल अलाउंस होता है, टर्म अलाउंस होता है, जो कि बहुत बिल्कुल मिनिमम बहुत कम ही कम होता है, क्योंकि जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, बट जनरली और सामान्यतः ये देखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट में अलाउंस जो होता है बहुत ही कम मिलता है। अब अपन बात करते हैं कि सैलरी अपन कैसे अपन निकालेंगे और कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये मैंने जो है आपका निकाला है, जो नायब तहसीलदार होता है मध्य प्रदेश पीएससी का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैंने लिया है। इसमें जो नायब तहसीलदार है अपन इसका निकालेंगे। नायब तहसीलदार पे बैंड 9,300 से 34,800, 3600 ग्रेड पे लेवल 9 पर आता है। एमपी पे मैट्रिक्स टेबल के हिसाब से 3600 ग्रेड पे का जो बेसिक पे है 36,200 है। जैसे भी आपका, जैसे कि मान लो कि आपको ग्रेड पे पेमेंट होता है, जैसे कि आप जब हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में क्या होता है कि जो नायब तहसीलदार हो वो 4800 ग्रेड पे होता है। तो आपको हिमाचल प्रदेश की पे मैट्रिक्स टेबल आपको सर्च करना है, वो पीडीएफ में आपकी खुल जाएगी, उसमें आप देख लेंगे कि 4800 ग्रेड पे का एंट्री लेवल 1 क्या है, वहाँ से उसकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसी तरह अब अपन बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर 3600 ग्रेड पे नायब तहसीलदार का होता है, और इनका एंट्री लेवल जो बेसिक होता है 36,200 होता है। 36,200 अपन ने फिर इसको वैल्यू पुट कर ली, 36,200 प्लस डी अपन निकाल लिया। आपको पता है डी कैसे निकालते हैं, डी जो वर्तमान में दर चल रही है मध्य प्रदेश के अंदर वर्तमान में 46% डी चल रहा है। ठीक है, तो बेसिक का 46% अपन निकालिए, 36,200 का 46% निकाल लिया तो 16,652 आ गया, प्लस एच जो होता है वह निकालता है अपन रहने के हिसाब से। तो मान लो कि अपन यहाँ 5% इसमें अप्लाई करेंगे, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो है छठे वेतन आयोग के मूल वेतन के हिसाब से एचआरए प्रोवाइड किया जा रहा है, 7वें के हिसाब से अभी तक लागू नहीं किया गया है, इसलिए ये काफ़ी कम है। तो जो उसका 36,200, ठीक है, इसका जो छठे वेतन मान का है 3600 ग्रेड पे का 13,830 रुपये है। 13,830 का 5% निकाला है इसमें, तो 691 रुपीज़ निकला है। उसके बाद अपन माइनस करेंगे इसमें, या तो एनपीएस माइनस करेंगे या जीपीएफ माइनस करेंगे, क्योंकि अपन अभी की बात कर रहे हैं। तो अपन इसमें इसको नया कर्मचारी मान लेंगे, क्योंकि इसकी पहली सैलरी है, तो इसमें अपन इनका एनपीएस काटेंगे नेशनल पेंशन स्कीम के हिसाब से, जो कि होगा आपका बेसिक प्लस डीए का 10%। तो बेसिक प्लस डी को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 52,852 रुपये। उसका 10% मतलब 5,285 रुपये इसमें माइनस कर दिया है। उसके बाद बात करेंगे जीआईएस की, तो जीआईएस जो 200 रुपये मैंने इसमें माइनस कर दिया है महीने के हिसाब से, क्योंकि ये, और उसके बाद आपका प्रोफेशनल टैक्स पीटी वो 208 रुपये माइनस कर दिया है। और जनरली इसमें अदर ऐसे कोई अलाउंस भत्ते हैं नहीं इसमें, तो उसको अपन ने जीरो ही रखा है। उसके बाद जो उसकी नेट सैलरी बनेगी, वो नेट सैलरी जो बनती है, जो ग्रॉस सैलरी होती है, ग्रॉस मतलब जितनी भी अपनी पॉजिटिव एंट्रीज है उनको अपन ने प्लस कर दिया, माइनस जितने भी डिडक्शन है, जितने भी माइनस में आ रहा है उनको अपन ने प्लस करके इससे अपन ने माइनस कर दिया। तो जो नेट सैलरी होती है वो ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन बराबर नेट सैलरी के बराबर आ जाता है। तो उस हिसाब से नायब तहसीलदार की सैलरी आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो उसकी जो नेट सैलरी उसको इन हैंड मिलेगी 47,850 रुपये। अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आपको है इस प्रकार की, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अब मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी हद तक चीज़ समझ गए होंगे कि आपको कैसे क्या करना है और आपको कैसे सैलरी किसी की भी आप कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।